Hello students, welcome back. Today we shall be starting off with respiratory system of the frog. So basically in the previous class we did studied about the morphology, the anatomy and regarding the digestive system of the frog. Today we shall be starting off with the respiratory system. We all know that frog belongs to amphibian. So amphibian is the one which can survive on land as well as on water. Inside water as well as on land. So what is basically the respiratory system, as in wherein there occurs the exchange of oxygen and CO2 in and out of the body. The oxygen gets inside the body and CO2 gets out of the body. So basically when we talk about the amphibian, and when we talk about frog, it has two modes wherein it can survive, that is on the land as well as in water. So जब लैंड पे होता है तो वो अलग तरह से रेस्पिरेशन करता है, जब वाटर में होता है तब अलग तरह से रेस्पिरेशन करता है. तो वही चीज़ है, इनमें एक जैसे हमारे में एक ही सिस्टम होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 3 तरीक़ों से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2. So what are the 3 types wherein the frog can do respiration? That is cutaneous respiration, then we have the next one, that is buccopharyngeal respiration, and the next one is pulmonary respiration. So when we talk about cutaneous respiration, what do we mean by cutaneous? So basically cutaneous means skin. जब वो frog skin से respiration करता है, ऑक्सीजन को इनसाइड लेता है, CO2 को बाहर निकालता है, तो हम बोलेंगे cutaneous respiration. अब वो कैसे हो सकता है? जैसे कि ये फ्रॉग की स्किन है, तो फ्रॉग की स्किन इधर से, हम क्या इधर से ऑक्सीजन को ले सकते हैं? क्या CO2 को बाहर निकाल सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डू इट, बट फ्रॉग्स कैन डू इट. फाइन, सो दैट इज टर्म टू बी एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन रेस्पिरेशन थ्रू स्किन. अब वो कैसे होता है? तो दैट हैपन्स बाय अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. फाइन, डिफ्यूजन जैसे कि ऑक्सीजन का कंटेंट बाहर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर डिफ्यूज़ होगा, और CO2 का कंटेंट सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ज़्यादा फ्रॉग में ज़्यादा होता है, तो वो फ्रॉग उसको बाहर एक्सहेल करेगा. फाइन, तो वो डिफ्यूजन क्यों कर सकता है और हम क्यों नहीं कर सकते? फाइन, तो वाई कैन फ्रॉग स्किन डू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? सो उसके लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जैसे कि कोट किए हैं. तो उनकी स्किन बहुत थिन होती है, जैसे कि हमारी स्किन पे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उनकी स्किन जो है बहुत थिन है, विदाउट एक्जोस्केलेटन. जैसे कि हमने बात की अदर एनिमल्स जो होते हैं उनको हार्ड एक्जोस्केलेटन होता है, आपको पता है, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आप ले लीजिए, टर्टल है, फिर टॉर्टॉइज समझ लो, या फिर कॉकरोच है वगैरह, तो उनको हार्ड एक्जोस्केलेटन होता है. फाइन, बट इनको फ्रॉग को कोई हार्ड एक्जोस्केलेटन नहीं होता, स्किन बहुत पतली होती है, इसकी वजह से ईजीली एक्सचेंज हो सकता है. दैट इज स्किन बहुत पतली होती है, इसलिए एक्सचेंज बहुत इजीली हो सकता है. देयरफॉर द गैसेस कैन डिफ्यूज इन एंड आउट. और उनकी जो स्किन होती है वो साथ ही साथ कैसी होती है? मॉइस्ट होती है. क्या होती है? मॉइस्ट. क्यों मॉइस्ट होती है? क्योंकि उनके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं. फाइन, तो इनकी वजह से भी डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाती है. फिर स्किन इज वैस्कुलर. उनकी जो स्किन है वो वैस्कुलर होती है, मतलब इधर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज, वेसल्स वगैरह बहुत वैस्कुलर होती है, मतलब इधर बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह घूमते रहते हैं, आजू बाजू बहुत ब्लड कैपिलरीज होती है, तो ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है. तो इजीली क्या होता है कि ये थिन भी है, आजू बाजू ब्लड वेसल्स भी हैं, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है स्किन को, तो दैट इज़ इट इज़ वेरी वैस्कुलर. देयरफॉर ईजीली ये जो है वो ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर लेगा, CO2 को इधर ईजीली लेके आएगा और इधर से वो आगे डिफ्यूज़ बाहर निकल सकता है. फाइन, वैसे ही ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज़ होकर ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है. फिर दूसरा क्या रीज़न है कि भाई उनकी जो स्किन है दैट इज़ परमिएबल टू गैसेस. स्किन मॉइस्ट है, उनकी स्किन मॉइस्ट है, थिन है, इसकी वजह से क्या होता है वो परमिएबल टू गैसेस है, गैस को अंदर बाहर आने देती है. फाइन, दैट इज़ द रीज़न दे कैन डू द रेस्पिरेशन थ्रू स्किन ऑल्सो. अब ये जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वे कहाँ करते हैं? तो ये जो है वो दोनों जगह पे कर सकते हैं, जब वे पानी में होते हैं तब भी, और जब वे लैंड पे होते हैं तब भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं. फाइन, दैट इज़ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. अब जब हम नेक्स्ट बात करेंगे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, तो हमें पता है बकोफेरेंजियल, बको का मतलब होता है बकल कैविटी, फेरेंजियल मतलब में फेरिंग्स. तो हमने आगे जैसे बात की थी कि इनकी फेरिंग्स जो होती है बहुत छोटी होती है. फाइन, बहुत ही छोटी, मतलब में वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बकल कैविटी एंड द फेरिंग्स विच इज स्टार्टिंग, वो दोनों जॉइंट ही होती है. जैसे कि ये समझ लो, ये उसका अपर जॉ है, ये उसका लोअर जॉ है फ्रॉग का, समझ लो ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ये बीच में कैविटी है, तो उसको बोलेंगे बकल कैविटी, और इधर से फेरिंग
फेरिंग्स स्टार्ट होता है, बट फेरिंग्स इतना छोटा होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये बकल कैविटी है, ये फेरिंग्स है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है बकोफेरेंजियल कैविटी। फाइन, अब ये जो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, जैसे कि हम बात करें कि फ्रॉग को इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं, जैसे कि ऊपर होते हैं नेयर्स, मतलब में ऊपर जो नोज होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, वैसे ही उन्हें अंदर की तरफ भी, अंदर ये जो अपर जॉ है उसमें अंदर की तरफ भी दो होल जैसे होते हैं जिनको हम बोलेंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। फाइन, जिनकी मदद से वो क्या करते हैं, तो इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होता है, तो इंटरनल नॉस्ट्रल्स में से जब वे अपना क्या करेंगे, यस, लोअरिंग एंड रेजिंग द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जैसे कि हम ये देख लेते हैं कि जो एयर है, फाइन, वो एयर कहाँ से, तो इंटरनल नॉस्ट्रल से, इंटरनल नॉस्ट्रल से वो एयर लेगा, जैसे कि ये है उसके बकोफेरेंजियल कैविटी, अंदर की तरफ उसे दो होल्स होते हैं जिनको बोलेंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। फाइन, इंटरनल नॉस्ट्रल्स अब क्या करेंगे, लोअरिंग एंड रेजिंग द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, मतलब में वो क्या करते हैं, तो जैसे कि ये ऊपर नीचे जब करते हैं ये लोग, लोअरिंग एंड रेजिंग द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, फ्लोर मतलब में ये, तो ये इसको जब लोअर करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, लोअर करेंगे, ऊपर करेंगे, तब एयर अंदर जाएगी, माउथ में जाएगी। अब माउथ में जाने से क्या होगा, वो नॉस्ट्रल्स में जाएगी जो अंदर की तरफ है, फिर तो उस नॉस्ट्रल में एयर जाएगी, उधर से वो एयर कहाँ जाएगी, तो बकल कैविटी में, बकल कैविटी में से वो एयर कहाँ जाएगी, तो फेरिंग्स में, फेरिंग्स से वो कहाँ जाएगी, तो भाई इधर दो ओपनिंग्स होते हैं जैसे हमें पता है, एक होता है गलेट और एक होता है ग्लॉटस। फाइन, अब जो हम ग्लॉटस की बात करेंगे तो फेरिंग से होके वो जाएगी ग्लॉटस और ग्लॉटस से होके वो जाएगी लंग्स में, और लंग्स से तो हमें पता ही है कि वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब जब ग्लॉटस ओपन होता है तब गलेट बंद हो जाता है। गलेट क्या है, इट इज़ एन ओपनिंग टू दी, हमने जो आगे पढ़ा था, गलेट इज एन ओपनिंग टू द ईसोफेगस। फाइन, तो जब ग्लॉटस ओपन रहता है तो ग्लॉटस में से एयर जाएगी और कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। तो जब एयर अंदर आती है तब ये गलेट जो होता है, ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस, वो क्लोज हो जाता है। फाइन, तो एयर इसके अंदर नहीं जाकर कहाँ जाएगी, तो इट विल गो टू द लंग्स। कहाँ जाएगी, मतलब में उसका जो ट्रैकिया होगा फिर उसे लंग्स में जाएगी, आगे पास होगी। सो बेसिकली इंटरनल नोस्ट्रल से एयर जो ली जाती है अंदर, जब वो लोअरिंग और रेजिंग ऑफ द बकल कैविटी फ्लोर, इसको लोअर करते हैं, रेज करते हैं, लोअर करते हैं, रेज करते हैं, तो क्या होगा, एयर अंदर जाती है। एयर अंदर जाने पे नॉस्ट्रल्स के अंदर जाएगी, फिर बकल कैविटी में जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स में जब जाएगी तब गलेट जो होता है वो बंद हो जाता है, द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस वो बंद हो जाता है और ये ओपन हो जाता है ग्लॉटस, और ग्लॉटस से होके फिर वो ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से लेके फिर वो लंग्स में जाएगी। तो बेसिकली ऑक्सीजन कहाँ, लंग तक पहुँच गया। तो वही है, जब लोअर करते हैं तब ऑक्सीजन अंदर जाता है और जब रेज करते हैं तब CO2 बाहर आता है। फाइन, तो दिस इज द वे दे डू द बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। फाइन, अब जो बकल कैविटी होती है वह भी, जो जिसकी बात करें हम, बकल कैविटी जो होती है इसके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होती है। फाइन, तो दैट इज बकल कैविटी इज ऑल्सो हाईली वेस्कुलराइज्ड, रिच इन ब्लड सप्लाई, इट इज ऑल्सो परमिएबल टू ग्लासेस, बट दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। ये सिर्फ लैंड पे ही होगी। जैसे कि हमने आगे बात की थी कि जब वो पानी में अपना मुंह खोलेगा तो पानी अंदर चला जाएगा ऑब्वियसली, तो वो ये चीज़ ये जो है वो लैंड पे ही करेगी, ना कि वाटर में कर सकती है। फाइन, Similarly, when we talk about the third form of respiration, the pulmonary respiration, pulmonary का हमें मतलब पता ही है, that is lungs. So lungs से थ्रू जब respiration होता है तो उसे हम बोलेंगे pulmonary respiration. यहाँ भी lungs तक ही जा रही है, but basically this is the correct pathway which is being followed by us also. So through lungs जब होता है respiration उसे बोलेंगे pulmonary respiration. अब इनमें लंग्स की बात करें तो पैड होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। जैसे कि उनका जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, जैसे हमारे में समझ लो तो ये वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम के दोनों ऑपोजिट साइड पे लंग्स होते हैं, तो वही सेम है इनमें भी। जो वर्टेब्रल कॉलम होगा फ्रॉग के अंदर तो उनके लेटरल साइड पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो साइड में। फाइन, जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके एग्जैक्टली बाजू बाजू में लोकेटेड होता है लंग्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जैसे कि हमारे एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं, हमारे एक्सटर्नल नोज है, वैसे ही उनको भी एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं जो हमने आगे पढ़ लिया है। तो उस एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से क्या होगा,
एयर अंदर जाएगी, फिर इधर से वो एयर जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग से फिर वो जाएगी ग्लॉटस में, ग्लॉटस से होके जाएगी लेरिंग्स में, लेरिंग से जाएगी ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से फिर होके वो जाएगी लंग्स में। तो जैसे कि उसका जो बेसिक पाथवे हमारे में होता है सेम वैसे ही एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से वो जाएगी फेरिंग्स, फेरिंग्स इज कनेक्टेड टू लेरिंग्स, दैट इज इधर क्या ओपनिंग होगा, दो ओपनिंग होंगे, एक गलेट और एक ग्लॉटस। तो ये कहाँ जाएगी, फेरिंग्स दो चीज़ों में ओपन होता है, एक होता है गलेट, जैसे कि हम बात कर ले इधर, तो जैसे कि बकल कैविटी है समझ लो, फिर होता है फेरिंग्स, तो ये फेरिंग्स दोनों में ओपन होता है समझ लो, फाइन। ऐसे तो इधर एक तरफ है उसको क्या, तो ये ओपनिंग हो गई ग्लॉटस की और ये ओपनिंग हो गई गलेट की, तो इधर से ईसोफेगस स्टार्ट होगा और इधर से क्या स्टार्ट होगा, तो लेरिंग्स, लेरिंग्स होगा, फिर लेरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स जो बोलते हैं हम, फाइन। फिर ट्रैकिया होता है जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि, हाँ, और उसके बाद क्या होता है, तो लंग्स, फाइन। तो वही चीज़ है, इनका बेसिक जो हमारे में स्ट्रक्चर होता है वैसा सेम, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से फेरिंग से ग्लॉटस से लेरिंग्स से ट्रैकिया से लंग्स, फाइन। ये लंग्स में हो रहा है ऑब्वियसली, तो ये भी कहाँ पॉसिबल है, ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ दी लैंड, फाइन। स्टेजेस हम बात करें तो इनमें 3 तरह के स्टेजेस होते हैं, एस्पायरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सहेलेशन, फाइन। तो एस्पायरेशन, एस्पिरेशन क्या होता है, तो दैट इज नथिंग बट एयर गोज इनटू द बकल कैविटी, जैसे कि इधर से इंटरनल जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होते हैं उधर से एयर जाती है बकल कैविटी में। तो ये जो प्रोसेस है सिर्फ एयर को एनवायरनमेंट में से अंदर एंटर होना एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, उसे बोलेंगे एस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लेते हैं अंदर, तो ऑक्सीजन लेते हैं। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब में जो बकल कैविटी में आ गई है, अब बकल कैविटी में से वो जाएगी लंग्स में, तो कैसे भाई, बकल कैविटी से फेरिंग से ग्लॉटिस से लेरिंग से ट्रैकिया से लंग, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होगा, जो लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच गई है उसका एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा फिर उस बकल कैविटी से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में उसे हम बोलेंगे इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे, सॉरी, ब्लड में जो एक्सचेंज होता है उसे बोलेंगे इंस्पायरेशन। मतलब में ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच गया है, समझ लो ऑक्सीजन पहुंच गया है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज होने वाला है, फाइन। आजू बाजू जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स में से, हाँ, जैसे कि हम बात करें इधर, तो लंग्स में से जो वेसल्स होती है उनमें ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर जाएगा, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे इंस्पायरेशन, फाइन। पूरा ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, उसे बोलेंगे इंस्पायरेशन। वही लास्ट में होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब में जो CO2 लंग्स में फिल हो गया है वो वापस लंग से, ट्रैकिया से, लेरिंग से, ग्लॉटिक्स, फेरिंग्स और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्सहेलेशन, दैट इज एयर गोज आउट, दैट इज CO2 goes out, fine. So this is the basic thing regarding the cutaneous buccopharyngeal respiration and the pulmonary respiration that takes place in the frog. In the next class we shall be studying about the circulatory system of the frog. Thank you.